Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current affairs covering 12th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. नाउ इससे पहले कि हम देखें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर क्या आर्टिकल आया है आज के न्यूज़पेपर में, पहले एक बार समझ लेते हैं दैट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली रिफ्लेक्ट क्या करता है. हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है उसे रिफ्लेक्ट करवाया जाता है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ रेट कैसी रही, दैट इज़ शोन इन दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इसे मंथली कंपाइल और पब्लिश किया जाता है बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. याद रखेंगे, NSO इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंपाइल करता है, पब्लिश करता है और ये इंडेक्स मंथली बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है. एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO इज़ बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये एक कंपोजिट इंडिकेटर है. इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. वन इज़ ब्रॉड सेक्टर्स एंड द अदर वंस आर यूज बेस्ड सेक्टर्स. ब्रॉड सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज़, इस तरह का जो ब्रॉड सेक्टर यहाँ पे कवर होता है. यूज बेस्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है दैट इज़ 2011 एंड 2012. एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं. एंड टोटल इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का अराउंड 40% वेटेज आ जाता है. नाउ अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस समझें तो एक तो ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो फिज़िकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हुई है उसे मेजर करता है. एंड क्योंकि ये प्रोडक्शन की वैल्यूज़ दे रहा है तो ये बहुत ही रेलेवेंट टूल बन जाता है व्हेन वी कैलकुलेट द GDP वैल्यूज़, चाहे वो क्वार्टरली हों या फिर जो एडवांस GDP एस्टिमेट्स हों, उनकी डिपिक्शंस के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो वैल्यूज़ हैं दे आर वेरी रेलेवेंट. अलॉन्ग विद दिस ये जो यहाँ से जो पैरामीटर्स आते हैं, जो इंडिकेशंस आती हैं रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उनके जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस हैं उसके अंदर भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी मंथ के लिए, जनवरी 2022 के लिए रिलीज़ किया गया. एंड इससे ये रिफ्लेक्ट हुआ कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो जनवरी मंथ में 1.3% ग्रो की है. एंड इससे पहले अगर हम दिसंबर मंथ देखते तो वहाँ पे 0.7% की ग्रोथ रेट थी. एंड एज़ कम्पेयर टू दैट जनवरी 2022 में 1.3% इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ रही है. नाउ अगर हम यहाँ पे ब्रॉड सेक्टर्स की बात करें लाइक माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो आउटपुट है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1.1 सेक्टर. माइनिंग की अगर हम बात करें तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है बाय 2.8% एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी 0.9% के रेट पे इंक्रीज़ हुआ है. ना अगर हम यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की प्रोडक्शन की बात करें तो लगातार 5 मंथ्स हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की प्रोडक्शन है ये डिक्रीज़ हुई है. जनवरी मंथ में भी ये डिक्रीज़ हुई है. इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड अराउंड 3.3% एज़ कम्पेयर टू 0.1 श्रिंकेज इन द लास्ट ईयर. नाउ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग प्रोडक्शन की बात करें
तो यहाँ पे जो ग्रोथ हमें दिख रही है इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ बेस इफ़ेक्ट, क्योंकि अगर हम इन दोनों सेक्टर्स को देखें तो एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2021 बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स इनकी जो आउटपुट है ये डिक्रीज़ हुई है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 0.9% से ये श्रंक हुआ है, एंड माइनिंग की अगर हम बात करें तो 2.4% ये श्रंक हुआ है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें तो हमारी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट आया है इसमें जनवरी मंथ में प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई है बाय 1.3%। तो ऑब्वियसली ये एक रिकवरी का साइन दिखा रहा है। इससे पहले दिसंबर 2021 में हमारी जो प्राइवेट कंजम्पशन थी दैट वाज अराउंड 0.7%, एंड उससे कंपैरिजन में जनवरी मंथ में ये 1.3% रही है। लेकिन अगर हम प्री पैंडमिक लेवल्स से कंपेयर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.7% ही अबव है। तो मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन रिकवरी यहाँ पे होनी शुरू हो चुकी है। नाउ अगर हम कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी लगातार फोर्थ मंथ चल रहा है जब ये डिक्रीज़ हुआ है। जनवरी में ये 1.4% पे रह चुका है। इससे पहले दिसंबर में इट वाज 3.76%। तो ये बहुत ही शार्पली डिप हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ यहाँ पे अगर हम प्राइमरी गुड्स की आउटपुट की बात करें तो दिसंबर मंथ के कंपैरिजन में जनवरी में इट हैज़ डिक्रीज्ड। दिसंबर में इट वाज 2.7%, बट जनवरी में ये 1.6% पे आया है। वेराज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। जनवरी मंथ में ये 5.4% हुआ है, वेराज दिसंबर में ये सिर्फ 2.05% था। इसके अलावा एनएसओ ने जो अक्टूबर 2021 के भी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स आए थे उसके एस्टिमेट्स को रिवाइज़ किया है। पहले 4.01% का एस्टिमेट किया गया था, बट इट हैज़ बीन रिवाइज टू 4.16%। ना अगर हम प्री कोविड लेवल अगर हम देखें जनवरी 2020 को कंपेयर करें तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें थोड़ा माइल्ड राइज हुआ है ऑफ 0.7%। हाउएवर यहाँ पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनकी जो आउटपुट है वो लोअर रही है। वेरएज अगर हम नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें या फिर कैपिटल गुड्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो इम्पोजिंग अ ड्रैग। लेकिन जो पिकअप आया है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड देखें तो देयर लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ना इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, यूक्रेन इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग ऑन द रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है ये शार्पली राइज नहीं करने वाला। अगर यूक्रेन क्राइसिस इसी तरह से चलता रहा तो इट कैन बी अ मेजर हेडविंड टू आर इंडस्ट्रियल रिकवरी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल बायोलैब इश्यूज से रिलेटेड है। रशिया ने ये एक्विजिशंस लगाई हैं दैट यूक्रेन के अंदर कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल लैब्स फंक्शन कर रही हैं विद यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट। वेल इसे लेकर रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग कॉल की, एंड यहाँ पे इस इशू को, ये जो बायोलॉजिकल लैब्स का जो इशू रेज़ किया गया है बाय रशिया, इसे यहाँ पे डिस्कस किया गया। एंड इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने कहा कि ये जो मैटर आ रहा है, बायोलैब इशू जो आ रहा है, इट कम्स अंडर द ऑब्लिगेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन BTWC, एंड इसको वहीं पे उनकी कंसल्टेशन के थ्रू एंड जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उनकी कॉपरेशन के साथ इसे एड्रेस करना चाहिए। एंड इंडिया ने ये स्टेट किया, इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में, विच इज़ एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति, उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो हमारी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन है इसे इम्प्लीमेंट करना दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इस कन्वेंशन का जो फुल नेम है दैट इज़ द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। एंड इसे यूजुअली रेफर कर दिया जाता है एज बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन। सो ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इसके अंदर बेसिकली जितने भी बायोलॉजिकल आर्म्स हैं उनको आउटलॉ किया जाता है,
एंड द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ये एक फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिसके अंदर एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं, बीट केमिकल और बायोलॉजिकल, उनकी डिसआर्मामेंट को लेकर ये ट्रीटी साइन की गई है। एंड इसे 1972 में सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था एंड इट केम इन फोर्स इन 1975। एंड करंटली बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में 183 पार्टीज़ जो स्टेट्स हैं एंड इसके अंदर पैलेस्तीन और 4 सिग्नेटरीज इंक्लूड होते हैं। हमारे पास कुछ 10 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि जिन्होंने ना तो इसको रेटिफाई किया है ना ही साइन किया है। सो दिस इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसे बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 ड्रग जिसे पब्लिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल किया जाएगा उससे रिलेटेड है। इस प्रोडक्ट का नाम है विनकोव-19। सो विनकोव-19 इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रग है जिसे कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए बहुत जल्दी पब्लिक में अवेलेबल कर दिया जाएगा एंड इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं और उन क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स जो विनकोव-19 है इसने शो किए हैं। सो विनकोव-19 ये एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट है ऑफ CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड अ सिटी बेस्ड विन्स बायो प्रोडक्ट्स। तो ये पूरे का पूरा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 ड्रग। ना इसके अंदर जो हमारा SARS-CoV-2 वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, इसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसको बेसिकली हॉर्सेस में इंजेक्ट किया गया था एंड हॉर्सेस के ब्लड सीरम में इसे लेकर जो एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई हैं उनको सिंथेसाइज किया गया एंड प्यूरिफाई किया गया और उसको फर्दर ड्रग के अंदर टर्न आउट किया गया। सो दिस वुड बी देन इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमंस फॉर बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग द कोविड-19 वायरस। तो जिस तरह जो स्नेक बाइट का एंटीडोट होता है, ये ऑन द सिमिलर लाइन ये एक सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक प्लाज्मा थेरेपी है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इसको लेकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। सो इंडिया और चाइना के जो कोर कमांडर्स हैं दे आर होल्डिंग 15th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। ये जो ईस्टर्न लद्दाख में मेनली ये जो टॉक्स हैं वो हो रही हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो चुशुल एंड मोल्डो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे ये टॉक्स कंडक्ट किए गए हैं एंड इसका जो इमीडिएट फोकस है वो ये है कि जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है PP15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, वहाँ पे एक तरह से जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट है उसे वर्कआउट किया जाए, दैट दिस इज़ द इमीडिएट फोकस। नाउ बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो जो डी एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का जो प्रोसेस है ये इसका एक पार्ट है कि जो PP15 एरिया है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, वहाँ से डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट को वर्कआउट किया जा सके बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ना यहाँ से हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हॉट स्प्रिंग और जो गोगरा पोस्ट है इसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड करना। तो हेयर वी हैव अ रिवर विच इज़ चैंग चेनमो रिवर। इसके बिल्कुल नॉर्थ में आपको ये हॉट स्प्रिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और जो गोगरा पोस्ट है वो बिल्कुल इसके ईस्ट में लाई करती है। तो एक तरफ हमारे हॉट स्प्रिंग है और दूसरी तरफ हमारी गोगरा पोस्ट है जो कि बिल्कुल इस रिवर के ईस्टर्न साइड पे लाई करती है। यहाँ पे हमारी जो चैंग चेनमो रिवर है ये बिल्कुल एक हेयर पिन बेंड लेती है। इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न गलवान वैली एंड गलवान वैली से आते आते ये एकदम से साउथ वेस्टर्न टर्न ले लेती है। एंड इस एरिया के नॉर्थ में आपको यहाँ पे काराकोरम रेंज मिलती है एंड बेसिकली यहाँ पे हमारी जो पैंगोंग सो लेक है, इफ़ हेयर इज़ द पैंगोंग सो लेक, तो इसके बिल्कुल नॉर्थ में ये हॉट स्प्रिंग और ये गोगरा पोस्ट लाई करता है और गलवान वैली के ये बिल्कुल साउथ ईस्ट में लाई करता है। सो इफ़ दिस इज़ गलवान वैली तो गलवान वैली के ये साउथ ईस्ट में लाई करता है। अगर हम पैंगोंग सो लेक की बात करें तो उसे कंपैरिजन में ये नॉर्थ में लाई करता है। नाउ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज हॉट स्प्रिंग। ये जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है और ये जो गोगरा पोस्ट है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है।
तो याद रखिएगा बोथ ऑफ दीज एरिया दे लाई वेरी क्लोज टू कॉनका पास एंड ये एक मेन पास है. नाउ अकॉर्डिंग टू चाइना ये जो कॉनका पास है इट मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. वेयर एज इंडिया ये क्लेम करता है कि इंडिया और चाइना की जो इंटरनेशनल बॉडी है ये इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ईस्ट में लाई करती है. इट इंक्लूड्स एंटायर एक्साई चिन एरिया एज वेल. तो ये दोनों, ये जो हॉट स्प्रिंग है और ये जो गोगरा पोस्ट है, ये दोनों ही जो बाउंड्री डिस्प्यूट है जो कि हिस्टोरिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है. अगर हम चाइना की बात करें तो जिनजियांग और जो तिब्बत वाला एरिया है उसके बिल्कुल पास में है. ना इससे पहले भी ये जो ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया है इसके पास में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया और चाइना के बीच में हाईलाइटेड रहे हैं. जैसे कि अगर हम पैंगोंग सो का लेक की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन द यूटी ऑफ लद्दाख एंड ये ऑलमोस्ट 4350 मीटर्स की हाइट पे सिचुएटेड है एंड इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक. एंड याद रखिएगा ये कुछ 160 किलोमीटर्स तक ये लेक एक्सटेंड करती है और इसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास लाई करता है, वेयर एज 2/3 पार्ट ऑफ द पैंगोंग सो लेक इट लाइज विद चाइना. सिमिलरली गलवान वैली भी काफ़ी न्यूज़ में रही है. इट बेसिकली रेफर्स टू द लैंड विच सिट्स बिटवीन दी स्टीप माउंटेन्स, और इसके बिल्कुल पास से गलवान रिवर होकर गुजरती है. सो इट्स अ वैली, स्टीप माउंटेन्स के बीच में एक छोटी सी वैली है और उस वैली से गलवान रिवर पास करती है. नाउ गलवान रिवर का जो ओरिजिन है दैट लाइज इन एक्साई चिन एंड ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसमें उसके हिसाब से अगर हम देखें तो LAC के उस चाइना वाली साइड में लाई करती है. एंड याद रखिएगा ये ईस्टर्न लद्दाख में फ्लो करके अल्टीमेटली जो श्योक रिवर है इंडिया के साइड में, जो श्योक रिवर आती है, गलवान रिवर अल्टीमेटली श्योक रिवर से मीट करती है. ये वैली काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है. लद्दाख इसके वेस्ट में है, एक्साई चिन इसके ईस्ट में है एंड इट इज़ करेंटली कंट्रोल्ड बाय चाइना. सिमिलरली अगर हम हॉट स्प्रिंग PP15 की बात करते हैं, गोगरा पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे चैंग चेनमो रिवर आ जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक. तो गलवान रिवर भी श्योक की ट्रिब्यूटरी है और चैंग चेनमो रिवर भी श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है. सो इट इज़ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम. तो ये जो रिवर है, जो एक्साई चिन का एरिया है, ये इसका सदर्न एज एक तरह से मार्क करती है और जो पैंगोंग रिवर है उसके बिल्कुल ये नॉर्थ में लाई करती है. एंड जो कॉनका पास की बात करते हैं, ये भी एक लो माउंटेन पास है. बेसिकली जो चैंग चेनमो वैली है उसमें इंक्लूड करता है एंड इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया. वी टॉक अबाउट द रिलेशंस ऑफ इंडिया चाइना, जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसमें कॉनका पास इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया और कनाडा के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने वाला है उससे रिलेटेड है. सो इंडिया और कनाडा ने जो टॉक्स हैं वो दोबारा रीस्टार्ट कर दिए हैं विद रिगार्ड्स टू द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा. तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो बेसिकली ये एक तरह का फ्री ट्रेड पैक्ट होता है एंड इसके अंदर नेगोशिएशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट ये इंक्लूड होता है अलॉन्ग विद अदर इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स एज वेल. तो मेजर पॉइंट याद रखेंगे कि इसके अंदर ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पॉइंट आता है एंड इसके अंदर बाकी एरियाज़ जो हैं उनको भी कंसिडर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम्स कॉपरेशन, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब यहाँ पे इंक्लूड होता है. तो ये बेसिकली एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. ना चाहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो या फिर कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हो, दे आर मोर कॉम्प्रेसिव देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसके अंदर जो ट्रेड के रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनमें लुक इन किया जाता है एंड इनके अंदर जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं उसे लेकर यहाँ पे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं. इंडिया ने साउथ कोरिया और जापान के साथ भी सेपा साइन किया है. इंडिया और UAE के बीच में भी सेपा साइन हुआ है एंड नाउ टॉक्स हैं इंडिया और कनाडा के बीच में रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये रीस्टार्ट हो चुकी हैं एंड दिस इज़ गोना बेसिकली स्ट्राइव टू सील एन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एज वेल. सो कोविड-19 की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में जो टॉक्स चल रही थी वो थोड़ी डीरेल हो गई थी. नाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू रीस्टार्ट. नाउ अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें, गुड्स ट्रेड की बात करें,
तो 2021 में इट बेसिकली स्टूड एट $6.3 बिलियन एंड दोनों साइड्स ने ये एग्री किया कि अगर हम सेपा साइन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो इससे ट्रेड एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है दोनों ही कंट्रीज़ की एक तरह से यहाँ पे बूस्ट होंगी। जो सेपा नेगोशिएशंस हैं वो फॉर्मली रीस्टार्ट होने वाली हैं एंड दोनों कंट्रीज़ बेसिकली एक इंटरिम एग्रीमेंट जो है उसे कंसिडर करेंगे, जिसको अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट भी कह दिया जाता है एंड दैट कुड बी कंक्लूडेड एज अ ट्रांजिशनल स्टेप। इंडिया के लिए यहाँ पे इंडिया इज सीइंग कनाडा एज अ big market for sweet corns, baby corn, bananas, whereas Canada की अगर हम बात करें तो they are more keen कि इंडिया के अंदर चेरीज़ और जो लंबर है वो एक बड़ा पोटेंशियल कनाडा के लिए लाई करता है। जो इंडिया और कनाडा के बीच में अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम इंटरिम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, इसमें काफ़ी हाई लेवल कमिटमेंट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स कैसे होंगे, टेक्निकल बैरियर्स जो ट्रेड के हैं उन सबको यहाँ पे साइड किया जाएगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट किस तरह होंगी। तो जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको एग्री करके एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट या इंटरिम एग्रीमेंट आएगा, विच विल अल्टीमेटली फॉर्मली विल टर्न इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। President Vladimir Putin ने कहा that there has been some progress which is made with Russia's talks with Ukraine, and जो positive shift आया है that is that this conflict could end when the West will take action to address Russia's concern. Now रशिया के mainly दो concerns हैं। पहला कंसर्न रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन को लेकर रेस किया कि ईस्टर्न यूक्रेन में जो सिविलियंस की किलिंग हो रही है इसे लेकर वी नीड टू फाइंड अ रेजोल्यूशन। एंड सेकेंडली इज़ रिलेटेड टू नेटो की जो एनलार्जमेंट हो रही है टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स, उसे लेकर भी रेजोल्यूशन, एक कंक्रीट रेजोल्यूशन को फॉर्मुलेट करें ताकि अगर जब ये हो जाए, ये दोनों डिमांड्स पूरी हो जाएं, देन दी कॉन्फ्लिक्ट कुड एंड। एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि यूएस और बाकी जो ग्रुप ऑफ 7 मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज आती हैं, दे विल एंड द नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस विद रशिया बिकॉज रशिया इज़ इन्वेडिंग यूक्रेन। इसके अलावा यूएस ने ये भी कहा कि यूएस एंड अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज G7 दे विल डिनाई द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू रशिया। नाउ जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता है, इसका मतलब जो दोनों कंट्रीज़ हैं दे हैव एग्रीड कि दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो बेस्ट पॉसिबल टर्म्स में हो, एंड इसे लेकर जो टैरिफ्स हैं यूजुअली उनको लोअर रखा जाता है। देयर आर सर्टन फ्यू बैरियर्स टू ट्रेड एंड देयर इज़ हाईएस्ट पॉसिबल इंपोर्ट्स अलाउड, तो उसे कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो यूएस और जो बाकी G7 कंट्रीज़ हैं दे हैव सेड दैट दे विल डिनाई द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू रशिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट नियॉन प्रोडक्शन के ऊपर है, उससे रिलेटेड है। यूक्रेन के अंदर 2 लीडिंग सप्लायर्स हैं नियॉन के, विच बेसिकली प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ नियॉन, विच इज़ अ वेरी की इंग्रेडिएंट दैट इज़ नीडेड टू मेक चिप्स। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दिया है बिकॉज मॉस्को ने जो अपना एग्रेशन है उसे काफ़ी ज़्यादा शार्पन अप कर दिया है, एंड दे आर ऑल्सो थ्रेटनिंग टू रेज द प्राइसेस। एंड ये उस टाइम पे हो रहा है जब ऑलरेडी देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमी कंडक्टर्स। सो देर आर सम 45 to 54% ऑफ वर्ल्ड सेमी कंडक्टर जो कि जिनका जो ग्रेड है वो नियॉन बेस्ड हैं। दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर लेजर्स, एंड इनको चिप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये मेनली यूक्रेन की 2 बड़ी कंपनीज से आता है, इनगाज एंड क्रियोन्स, एंड इन दोनों ही कंपनीज़ ने अपना जो प्रोडक्शन है उसे हॉल्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। Now, because of Russia's invasion of Ukraine, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं, जिनमें से एक बड़ी सैंक्शन है दैट इट हैज़ बैंड द फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ रशिया इज़ वेरी कीन कि उनका जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो, एंड इसे लेकर उनका जो फोकस है दैट इज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो पार्टनरशिप है वो एनर्जी सेक्टर में स्ट्रेंथन होने वाली है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस,
एज रशिया का जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो इसके एक्सपोर्ट्स हुए हैं दे हैव रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली $1 billion एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटी टू रेज दिस फिगर एज वेल. So Russia is offering more oil to India and that to a discounted crude oil तो एक काफ़ी competitive price पे रशिया इंडिया को ऑयल ऑफर कर रहा है. So that is all for this video. हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.